Good morning, dear students. Yesterday we talked about the topic of employment, some topics of workers, unemployed population, labor force, labor supply, worker force, and I give you a small and brief introduction of this chapter. Now come to the next topic, that is types of worker. In types of worker, there are three types of workers. Like first one is self-employed, then casual workers, and then regular salaried. Now, self-employed means those worker who owns operate their own enterprise, जो अपने खुद के काम करते हैं, जो अपने खुद के बिजनेस करते हैं, उनको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि अप्रॉक्स जिसका परसेंटेज है 52%, राइट। जैसे मान लो कोई टीचर है, वो अपना मतलब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है, कोई डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक इस्टेब्लिश किया है, किसी की खुद की शॉप है, किसी की वेजिटेबल्स या फ्रूट सेलर है, कोई किसी की स्टेशनरी की शॉप है। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जो अपने बिजनेस खुद करते हैं। और उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट आते हैं हमारे कैजुअल वर्कर्स। डियर स्टूडेंट्स, एक तो हमारे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि अपना बिजनेस खुद करते हैं, और जो अपने बिजनेस खुद नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स के भी टू पार्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट वन इज़ कैजुअल वर्कर। अब कैजुअल वर्कर वो वर्कर होते हैं जो कि जितना काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको पैसा मिलता है, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क डन, राइट। जैसे लेबरी, जो लेबर्स वर्क करते हैं पर डे के अकॉर्डिंग, तो जितना प्रोडक्शन करते हैं उनको उतना पैसा मिलता है, राइट। उन्हें हम बोलते हैं कैजुअल वर्कर्स। और रेगुलर सैलरीड पर्सन वो वर्कर्स होते हैं कि जिनको सैलरी मिलती है अपने वर्क के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना वो काम करेंगे उतना ही उनको सैलरी उनके काम के अकॉर्डिंग मिलती है। अब अगर कई बार क्या होता है, रेगुलर सैलरीड के एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ, अगर टीचर अपनी कोचिंग खुद ना खोल करके वो किसी स्कूल में पढ़ा रहा है और उसको वहाँ अगर सैलरी मिलती है, तो हेयर इट इज़ कंसिडर एज रेगुलर सैलरीड। और डॉक्टर का अपना क्लिनिक ना हो करके किसी हॉस्पिटल में अगर वो जॉब कर रहे हैं, तो वो रेगुलर सैलरी है। ऐसी रेगुलर सैलरी जो किसी के अंडर काम करती हैं, उनको हम बोलते हैं, जिसका परसेंटेज है 18%। तो जो डेटा है नॉर्मली थोड़े बहुत हमको मेमोराइज करना है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम हम एक अपना जो हमारा प्रेजेंटेशन हो उनमें एनहांसमेंट हो। डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। अब यानी कि जो हमने रेगुलर सैलरीड है, ये जो हमने वर्कर्स का टाइप पढ़े हैं, इसको भी हमने बाइफरकेट किया, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और नॉन फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। अब फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होते हैं जिसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं, यानी कि इससे जो एक ऑर्गेनाइज वे में काम को करते हैं। यानी कि कोई भी सेक्टर अगर जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। और वो सेक्टर जहाँ पे 10 या 10 से कम लोग काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं, डियर स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होगी, यानी कि जहाँ 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे, उनका मिनिमम जो सैलरी होती है अनस्किल्ड पीपल की कम से कम 15,000 रुपये की सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसे पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि एक किसी की शॉप होती है, उसमें से एक ही बंदा, जैसे मान लो कोई परचून की शॉप है, उसने एक पर्सन को काम पर हायर किया, अब वो उसको इतना सैलरी इतना ऑफर नहीं कर सकता है ना, 15,000, तो वहाँ पर ये चीज़ें लागू नहीं होती है। बट हाँ, अगर हम बात करें फॉर्मल सेक्टर की, यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये चीज़ें कही है कि जो फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ जो वर्कर्स की सैलरी, वहाँ पे कई सारे लॉज भी होते हैं, लेबर लॉ होते हैं, ट्रेड यूनियन होती हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आती है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, तो इट रेफर्स टू द एंटरप्राइज वेयर एटलीस्ट 10 वर्कर आर एम्प्लॉयड, यानी कि यहाँ कम से कम 10 वर्कर काम करते हैं। नेक्स्ट है, एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन दिस सेक्टर एंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी एट्सेट्रा, यानी वो लोग जो इस सेक्टर में काम करते हैं उनको पीएफ की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, ग्रेचुइटी एट्सेट्रा। अब ग्रेचुइटी टर्म क्या है? ग्रेचुइटी वो अमाउंट होता है कि जब कोई पर्सन अपनी 5 साल से अधिक किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं, तो उसका कुछ परसेंट शेयर जो होता है, अमाउंट होता है,
वो अमाउंट उस एम्प्लॉय की अकाउंट में आता है, तो जिसके लिए उसको मिनिमम 5 साल अपने किसी एक पर्टिकुलर जगह पे होने चाहिए। एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट गिफ्ट होता है एम्प्लॉयर की तरफ से कि इन्होंने 5 साल तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। नेक्स्ट है दे कैन फॉर्म अ ट्रेड यूनियन, तो यूनियन तो ये बना सकते हैं बट इनफॉर्मल सेक्टर यूनियन नहीं बना सकता। नेक्स्ट है वर्कर ऑफ दिस सेक्टर आर प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अगर वर्कर क्या किसी एम्प्लॉय को लगता है कि उसके जो अधिकार है, जो उनके राइट्स है, उनका हनन हो रहा है, तो वो उनके अगेंस्ट भी वो अपनी बात को मतलब वो लेबर लॉ में जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी इसको हम बोलते हैं। और उसके बाद है फॉर्मल सेक्टर में यहाँ पर लगभग 6% लोग, टोटल वर्कफोर्स का 6% लोग यहाँ काम करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। अब इनफॉर्मल सेक्टर क्या होती है? इट रेफर्स टू द एंटरप्राइज वेयर लेस देन 10 वर्कर आर एम्प्लॉयड, यानी कि 10 से कम लोग यहाँ पर काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग इन दिस सेक्टर डजंट एंजॉय एनी सच सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, यानी जितनी भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे कि ट्रेड यूनियन, ये सब चीज़ें हो गई, ये सब बेनिफिट इनको यहाँ नहीं मिलते हैं। क्योंकि अगर मान लो अगर इनफॉर्मल सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन या जो परचून की दुकान में काम कर रहा है वो बोल दे कि मेरे को यहाँ काम पसंद नहीं आ रहा, तो वो उसको तो निकाल ही देगा ना, कहेगा भाई तू जा, ठीक है, नहीं आ रहा तो दूसरी जगह काम ढूंढ, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रेड यूनियन की फैसिलिटी नहीं है, आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉस, जस्ट फॉर्मल का अपोजिट है कि लेबर लॉस की फैसिलिटी भी नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को बोलते हैं। एंड रिमेनिंग 94% टोटल वर्कफोर्स कहाँ काम करती है? इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम न्यू टॉपिक पर अपना जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।